नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा में। मैं हूं आपके साथ पुनीत। और एक बार फिर से ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आया है, उसने एक बार फिर यूरोप और अमेरिका दोनों की टेंशन बढ़ाने का काम किया है। हालांकि एक सिग्नल ये निकलकर सामने ज़रूर आया है कि परमाणु मसले को लेकर बातचीत के लिए ईरान फिर से तैयार हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी साफ कर दी गई है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, कोई दखल अंदाजी उसकी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है और क्या आने वाले दिनों में एक बार फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा जिसमें अमेरिका और इजराइल साथ में खड़े होंगे और ईरान खड़ा होगा और साथ में उसकी ताकत को फिर से वो दिखाएगा। क्योंकि चिंता इस बात की है कि परमाणु संवर्धन जो ईरान कर रहा था वो कितना बढ़ गया है किसी को पता नहीं है। IAEA जो निगरानी संस्था है उसको निगरानी करने के लिए या जो उसकी न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की, वहाँ पर उसको परमिशन नहीं दी जा रही है। तो इसी को लेकर अब यूरोप की भी चिंता बढ़ गई है, सैंक्शंस की बात होने लगी है। लेकिन इस बीच खामनेई ने क्या चेतावनी दी है, इसी चीज़ को समझेंगे। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि इस वक्त अभी जब सब कुछ शांत माहौल था, इस बीच अली खामनेई की तरफ से एक बड़ा बयान निकलकर सामने आना और फिर से चेतावनी दे देना, ये क्या बता रहा है? धन्यवाद पुनीत। सबसे पहली तो बात ये है कि जो ईरान का जो रवैया है वो अभी भी आक्रामक है। आप उसे ये मत समझिए कि ईरान पर अटैक हुआ था उसके बाद वो खुद को ये महसूस करेंगे हम कमज़ोर हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। खामनेई ने जो बात कही है, उन्होंने ये बात कही है कि ईरान की जो सम्मान और संप्रभुता है यानी कि सॉवरेनिटी है वो बरकरार रहेगी और उसके सामने हम नहीं झुकेंगे, यानी कि किसी भी मुल्क के सामने हम नहीं झुकेंगे। तो खामनेई ने एक बार फिर से अमेरिका पर ये एक तरह से अटैक किया है। अब इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये है कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ईरान की कि भाई हम अमेरिका और इज़राइल का जो एक कोलैबोरेशन है, जो एक दोस्ती है, उसके खिलाफ हम डट के खड़े रहेंगे। यानी कि कोई भी उनका जो पुराना स्टैंड था उससे बिल्कुल अलग नहीं हुए हैं, उसी स्टैंड पर कायम है। और वो इस बात पर कायम है कि भाई हम आने वाले समय में भी किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि जो एटॉमिक कार्यक्रम है, जो परमाणु कार्यक्रम है, उस पर हमने पुराने वीडियो में बात की, अब भी बात की। लड़ाई चाहे एक बार हो जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार हो जाए, अब ईरान को लगता है कि मेरे लिए अब डू और डाई वाली सिचुएशन है। या तो मुझे परमाणु बम बनाना होगा, एटॉमिक बम बनाना होगा, और अगर मैं एटॉमिक बम नहीं बना पाया तो फिर ये उसका एग्जिस्टेंस का सवाल हो जाएगा। एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ कि हाल के दिनों में जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, चाहे वो उत्तर कोरिया से दोस्ती की बात हो या चाइना से नज़दीकियों की बात हो या बयानों में निकलकर सामने आया हो या कल जिस मुद्दे पर हमने चर्चा की थी, या उत्तर कोरिया ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया है, उसने ये दावा किया है। तो ये सारी चीज़ें, और ईरान ने ये भी कहा है कि हम बाहर से बनवा रहे हैं। तो क्या ईरान अचानक से कोई दिन ऐसा आएगा जब ईरान बता देगा कि हमारे पास ये ताकत आ गई है? मतलब बहुत जल्दी ऐसा कोई दिन आने वाला है? बिल्कुल, वो दिन कभी भी आ सकता है कि जब अचानक से ईरान ये डिक्लेयर कर दे कि वी हैव मेड न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी कि हमने परमाणु बम बना लिया है। अब ये आएगा कहाँ से? ये 2-3 तरीके से आ सकता है। पहला तरीका तो ये है कि ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनका भी बयान आया है। दूसरी, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स मीडिया में पब्लिश होती हैं वो भी सामने आई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईरान अब ये सोच रहा है कि जो एटॉमिक बॉम्ब बनाने का जो प्रोग्राम है, नाउ इट शुड बी शिफ्टेड टुवार्ड्स अदर कंट्री, यानी कि वो नॉर्थ कोरिया हो सकता है, चाइना हो सकता है, समहाउ रशिया भी कोई मदद कर सकता है। तो ये मुल्क से मिलके एक कहीं दूसरी फैसिलिटी में हम परमाणु बम बना लें, भले ही उसका जो मतलब टेस्टिंग हो वो ईरान की धरती पर हो। तो अब ये एग्जिस्टेंशनल इशू है ईरान के लिए। ईरान को अब लगता है कि भाई अगर मैंने अब नहीं बनाया तो मैं कब बनाऊंगा, यानी कि अगर मैंने अब नहीं बनाया अगले 10-15 सालों में, तो जो अमेरिका है या फिर इज़राइल है, फिर मुझे कहीं ना कहीं उनकी जो एक तरह से बादशाहत कह लें या उनकी बात है, वे सब मानने ही पड़ेंगे। क्योंकि ईरान
इस पोजीशन में नहीं है कि वो लंबे समय तक लड़ता ही रहे क्योंकि एक मुल्क 10 साल लड़ सकता है, 15 साल लड़ सकता है, ऐसा थोड़ी है कि 50 साल तक वो अमेरिका के साथ जंग ही और करेगी। वो भी सब उसके ऊपर भी जब संभव आपके नहीं है। सैंक्शंस लगे हों, कंटिन्यू हाँ, सैंक्शंस हों, आपकी इकोनॉमी जो है वो गोता लगा रही हो। इकोनॉमी भी देखनी पड़ती है और भी मसले मसाइल होते हैं। आप केवल ये नहीं होता कि आप यू आर एट वॉर, 24 घंटे आप लड़ाई। तो ईरान भी नहीं चाहेगा कि मैं लड़ाई लंबी खींचता ही रहूं, अपने डेवलपमेंट पे भी ध्यान देगा, बट उससे पहले वो एटॉमिक बम बनाना चाहता है। मतलब वो एटॉमिक बम अगर बना लेता है या उस पावर को हासिल कर लेता है तो उसको लगता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीज़ें फिर उसके बाद फिर वो और डेवलप करना शुरू कर देगा या ताकत उसमें आ जाएगी। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो खामनेई का प्रोवोकिंग वाला बयान है, बयान प्रोवोक करने वाला ही है इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, हम बातचीत नहीं करने वाले, और दूसरी तरफ विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची जो हैं वो बातचीत के लिए राज़ी हो गए हैं कि हम एक बार फिर से परमाणु बातचीत शुरू कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो रही हैं? और इस बार यूरोप की तरफ, मतलब बीच में जब ये कॉन्फ्लिक्ट इनके साथ हुआ था तब भी यूरोप की तरफ देख रहे थे, लेकिन इस बार फिर वो चाहते हैं कि यूरोप की भूमिका हो। ये केवल देखिए ईरान की एक स्मार्टनेस है, मैं तो स्मार्टनेस बोलूँगा कि ईरान एक तरफ एंगेज करना चाहता है, दूसरी तरफ ये भी खबर आती है कि ईरान एटॉमिक बम बनाने की तैयारी भी कर रहा है। तो ये अच्छी बात है। अगर पॉलिसी की बात करें, स्ट्रेटजी की बात करें तो बिल्कुल सही बात है। भाई आप वेस्टर्न पावर्स जो जितनी भी हैं, यूरोपियन यूनियन की जो भी पावर्स हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, आप एक साइड बातचीत करते रहे, दूसरे तरफ बम बनाते रहे। तो ये वही मामला है। तो मुझे बातचीत को लेकर मैं ज़्यादा आशान्वित नहीं हूँ, मतलब ज़्यादा उसको पॉजिटिव नहीं मानता, क्योंकि पॉजिटिव नहीं मान रहे हैं तो यूरोप भी नहीं मान रहा है। वो यूरोप कह रहा है कि अगर ईरान नहीं मानता या कुछ मामला नहीं बनता है तो फिर हमको सैंक्शंस लगाने होंगे जो पुराने लगे हुए थे, उसको फिर से वापस रिपीट करना। देखो सैंक्शंस तो लगे हैं और लगा लो, कितने क्या फ़र्क पड़ेगा, आप लगाते रहिए। सवाल वो नहीं है। ईरान जो है अब जिस दिशा में जा रहा है, जो हमें सोचना चाहिए वो दिशा ये नहीं है कि ईरान सैंक्शन हटवाना चाहता है। ईरान ये चाहता है कि अगले 6 महीने में वो एक न्यूक्लियर टेस्ट करे। मतलब वो समय ले रहा है, वो समय बाई कर रहा है, इट्स अ टाइम बाई कर रहा है। ये तय है, इसमें मतलब कोई शक नहीं होना चाहिए। जो बातचीत है वो पहले भी हो चुकी है, कई दौर की बातचीत तो तब भी हो रही थी जब अटैक हुआ। वो मेरे ख्याल है बातचीत के दौरान ही अटैक हुआ था, है ना, जो इजराइल का अटैक हुआ था। तो ये तो एक इसका मतलब ये स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। इसका नतीजा नहीं निकलने वाला। एक चीज़ और है कि मिडिल ईस्ट में इन दिनों जो बातचीत को लेकर अगर प्रमुख केंद्र की बात की जाए तो वो कतर डेवलप होता जा रहा है। इस चीज़ को मैं आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि हम मिडिल ईस्ट की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें एक कतर की भूमिका एक नई निकल कर सामने आई है। इसके पहले वियना, जेनेवा, यहाँ पर बातचीत हुआ करती थी, ये एक मतलब प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, लेकिन कतर ने एक पोजीशन हासिल की है। तो क्या कतर इस स्टेट में आ चुका है कि अभी इस मसले को लेकर भी कोई बातचीत वो शुरू करेगा यहाँ पर, या मध्यस्थता करेगा इस मसले को लेकर? नहीं, कतर मुझे नहीं लगता है कतर मेडिएशन ऑफ़र कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो हिजबुल्ला या ईरान को लेके, सॉरी हमास को लेके जो बातचीत है उसमें तो अभी कोई भूमिका नज़र नहीं आती, क्योंकि इजराइल ने तो ऑलरेडी एक ऑफेंसिव शुरू कर दिया है गाज़ा सिटी में। तो अब ये जो न्यूक्लियर की अगर हम बात करें तो इसमें मेडिएशन होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ईरान अब खुद नहीं चाहता कि कोई मेडिएशन हो। ईरान तो अब दूसरे तरीके खोज रहा है कि कैसे मैं एटॉमिक बम तक पहुंचूं, है ना। उसका मकसद ये नहीं है कि मैं बातचीत करूं, इसे मसले को सुलझाऊं। जहाँ तक कतर की पावर की बात हमने की, कतर में जो पॉपुलेशन है उसके कई 100 गुना उनकी पर कैपिटा इनकम है। उसकी वजह क्या है कि कतर के पास जो नेचुरल गैस का रिजर्व है, LNG का, लिक्विड नाइट्रोजन गैस का, प्लस जो पेट्रोलियम और चीज़ें हैं, वो उसकी पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है। उसके पास इतना पैसा है कि वो कि इंटरनेशनल जितने भी थिंक टैंक हैं उनको फंड करता है। अल जजीरा जैसा चैनल चलाता है जो पूरी दुनिया में दिखाया जाता है। ठीक है, उनकी एयरलाइंस दुनिया की एक सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक है।
पॉपुलेशन बहुत कम मुद्रा है, की वैल्यू देखा जाए तो डॉलर से कई गुना ऊपर है। कई गुना ऊपर है जो उनकी, अगर आप करेंसी की बात करें तो कतर और अमेरिका का एलाई है। सऊदी अरब के साथ थोड़ा सा टसल भी है, ईरान की तरफ थोड़ा सा झुकाव भी है। जो थोड़े से हार्ड लाइनर्स हैं इस्लामिक मूवमेंट, लाइक जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड या हमास या हिजबुल्ला, उनको फंड भी देते हैं इनडायरेक्ट तरीके से। इनडायरेक्ट तरीके मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर है। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है। तो कतर का जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में पिछले 15-20 सालों में काफ़ी बढ़ा है। अल जजीरा शुरू होना, चैनल जो 20-25 साल हो चुके हैं ऑलरेडी से चलते हुए, अल जजीरा को चलाया ही इसलिए गया था कि ताकि कतर का जो इन्फ्लुएंस है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, वो बढ़े। कतर और सऊदी अरब के बीच में जो पावर टसल है, फिर सऊदी अरब ये चाहता है कि जो मिडिल ईस्ट है उसका सबसे बड़ा नेता मैं हूँ। कतर ये चाहता है कि भले आपका जियोग्राफिकली एरिया ज़्यादा हो, बट एज ए पावर सेंटर हम ज़्यादा तो इसलिए वो दुनिया को ये बताने में भी लगा और इसीलिए वो चाह रहा है कि मध्यस्थता, कोई भी मसला हो तो आइए बैठ के हम हल करवा बैठिए। देते हैं। हमास के बीच में मध्यस्थता की इजराइल को पेशकश की थी, वो बात अलग है। हमास के नेता काफ़ी वहीं पे जो लीडर्स थे देवर इन कतर, दोहा। तो पॉलिटिकल ब्यूरो का ऑफिस भी है हमास का कतर में। तो तमाम चीज़ें हैं। तो कतर का इन्फ्लुएंस अरब पॉलिटिक्स में काफ़ी बड़ा है। जब मुस्लिम ब्रदरहुड की सरकार आई थी मिस्र में, इजिप्ट में, तो तब भी इनका इन्फ्लुएंस था वहाँ पर। और इजिप्ट ने भी कुछ तनातनी हो गई थी मुस्लिम ब्रदरहुड के लोगों पे कार्रवाई करने को लेके। गज़ा में भी कतर का ने काफ़ी डोनेशंस दी, काफ़ी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स बनवाए। एक बड़ा जो चंक जाता था मिडिल ईस्ट में डोनेशन में, वो कतर देता था। तो कतर का इन्फ्लुएंस है, मतलब पैसा है, खर्चा भी कर रहा है वो, हर पैसा है तरीके तो से, खर्चा है। हर जगह इन्वेस्टमेंट है एक प्रकार से कतर का अपने खुद के लिए। एक मैं चीज़ समझना चाह रहा हूँ, शॉर्ट में आपसे समझना चाहता हूँ कि खामनेई इतने दिनों से खामोशी के बाद अगर इस प्रकार की बात कह रहे हैं तो उनके पास ऐसी कौन सी मैजिक की हाथ उनको लग गई है, और वो क्या मैजिक की बहुत जल्दी कोई जादू करने वाली है जो सबको हैरान करेगी? देखिए, मैजिक की तो नहीं कहेंगे। हमने पुराने वीडियो में बताया कि अब ये एग्जिस्टेंस पे जब आप पे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको कुछ वो काम करना ही पड़ेगा, तो वो ये है। तो अब जो बयान हैं खामनेई के, आप उनको देख के ये कह सकते हैं कि ईरान अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ दूसरा एक और कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार है। भले चाहे फिलहाल नुकसान ज़्यादा ईरान को हो जाए, वो तैयार हो चुका है, तैयार हो पास चुका है। कुछ ना कुछ ऐसे सोर्स आ कुछ चुके ना हैं, कुछ ताकत आ ऐसी चीज़ है ईरान के पास जो से वो लगता है कि अगले 4-6 महीने में वो हासिल कर लेगा। ठीक है, ये एक बड़ी बात है। और इस बीच आपको क्या लगता है, क्या आपको एक ऐसी संभावना नज़र आती है, क्योंकि खामनेई जो कह रहे हैं वो साफ तौर पर हमने समझ लिया कि वो कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं होगी, हमको दबाने झुकाने की कोशिश जो है वो नाकाम होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका की नीयत क्या है। लेकिन क्या फिर भी आपको लगता है कि अमेरिका से ईरान की बातचीत एक बार फिर से शुरू हो सकती है, वो भी हाल के दिनों में जो 12 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा और उसमें अमेरिका का उसमें इन्फ्लुएंस या कह लीजिए कि अमेरिका की उसमें भागीदारी वो भी हमने देखी है। तो आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ग्लोबल अड्डा को अपना प्यार देते रहिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।